हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिजिक्स के आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन या इसे हम चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं। चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में हम क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं? तो मूल रूप से चिन्ह परिपाटी पढ़ने का सिद्धांत यह है कि जब दर्पण, खासकर गोली दर्पण की हम बात कर रहे हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों प्रकार के दर्पण का जब निर्माण किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तो उसमें किस सिद्धांत को रखकर, किस सिद्धांत के सहारे हम इन दर्पण का निर्माण करेंगे, ऐसे कौन से फिनोमेना है, ऐसे कौन सा उसमें नॉलेज का हमें रिक्वायरमेंट होगा जिस नॉलेज के बेस पर हम इन दोनों प्रकार के मिरर का हम डिजाइन करेंगे। तो मिरर के डिजाइन करने के लिए हमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, और ये ऐसे रूल रेगुलेशन है जो वर्ल्ड वाइड क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉन्केव मिरर बनाने के लिए इंडिया में हम एक अलग नियम का फॉलो कर रहे हैं तो जापान वाले किसी दूसरे नियम को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे में तो आइडेंटिकल थिंग्स रह ही नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे द्वारा बनाए गए सामान को कोई दूसरा देश यूज नहीं कर सकता, दूसरा कोई कुछ बनाएंगे उसे हम यूज नहीं कर पाएंगे, और दोनों जगह पर जो यूनिकनेस है वो यूनिकनेस नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया, साइन कन्वेंशन नाम से एक रूल बनाया गया कि जब कभी भी आपको चाहे मिरर को डिजाइन करना हो, चाहे लेंस को डिजाइन करना हो, दोनों को डिजाइन करने हेतु हमें एक निश्चित रूल को फॉलो करना है। तो यह जो निश्चित रूल है, निश्चित जो नियम है या सेट ऑफ रूल है, इसी सेट ऑफ रूल को हम साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं। इसे मॉडर्न साइन कन्वेंशन भी कहा जाता है क्योंकि वर्तमान में हम इसी पद्धति को क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। अब ये चिन्ह परिपाटी जो है, चिन्ह परिपाटी को हमें समझना है, तो चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए हम क्या क्या बातों का प्रयोग करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहला बिंदु यह है कि जो भी चिन्ह परिपाटी है वो हम कार्टेशियन प्लेन पर उपयोग होगा। पहला बिंदु है कार्टेशियन प्लेन जो होगा उस पर हम इसको बनाते हैं। कार्टेशियन प्लेन किसको बोला जाता है? वो प्लेन जिसमें एक्स और वाई एक्सिस हो। तो जिस प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस हो, ऐसे प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, और कार्टेशियन प्लेन पर हम चिन्ह परिपाटी को पूरा का पूरा क्या करेंगे, लर्न करेंगे। कोई भी दर्पण में क्या होता है, किसी भी मिरर का सेंट्रल पॉइंट जो होता है, मध्य बिंदु होता है, वो होता है उसका ध्रुव अर्थात पोल, और कार्टेशियन प्लेन का मध्य बिंदु होता है मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन। तो जब कार्टेशियन प्लेन की बात की है तो हमने क्या किया, यहां एक इस प्रकार से कार्टेशियन प्लेन हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ये जो कार्टेशियन प्लेन हमने ड्रॉ किया, कार्टेशियन प्लेन में ये जो मध्य का बिंदु है, ये जो पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा, आपका ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा। तो इस पॉइंट को हमने बोल दिया ओरिजिन। ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन किसके जैसे वर्क करेगा, पोल के जैसे काम करेगा। किसके लिए? किसी भी मिरर के लिए। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, चिन्ह परिपाटी को हम 6-7 बिंदुओं के आधार पर समझते हैं। पहला बिंदु कहता है कि चिन्ह परिपाटी हमेशा कार्टेशियन प्लेन पर ही एक्सप्लेन किया जाएगा। कार्टेशियन प्लेन अर्थात 2 डायमेंशन प्लेन होता है जिसमें एक क्षैतिज अक्ष होता है, एक ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है, अर्थात वन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड सेकंड वन इज वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस का जहां मीटिंग पॉइंट होता है, ये मीटिंग पॉइंट ही ओरिजिन के नाम से जाना जाता है, और जिस ओरिजिन को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये था। दूसरा बिंदु ये कहता है कि दर्पण का ध्रुव इस कार्टेशियन प्लेन के मूल बिंदु पर स्थित होगा। तो दूसरा बिंदु है दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु पर स्थित होगा। अर्थात अब यहां यदि हम कोई दर्पण बनाते हैं, कोई दर्पण इस प्रकार से हमने क्या किया, बनाया, तो देखिए इस दर्पण का ध्रुव जो है ये इसके कहां मौजूद है, मूल बिंदु पर स्थित है। चाहे ये जैसे अवतल दर्पण बनाया तो इस तरीके से बना, उत्तल दर्पण बनाना होता तो मैं इसको इस तरीके से बनाता। तो ये अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, कुछ भी हो, उसका जो ध्रुव है वो ध्रुव किस बिंदु पर स्थित होगा, मूल बिंदु पर अर्थात ओरिजिन पर स्थित होगा। यह दूसरा बिंदु है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट हमेशा
लेफ्ट में रखा जाएगा। लेफ्ट में रखा जाएगा का तात्पर्य क्या है, किसके लेफ्ट की बात कर रहे हैं? ये दर्पण है, दर्पण के लेफ्ट में हमेशा किसे रखेंगे हम? ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, इस दर्पण के बिल्कुल लेफ्ट में इस तरीके से रख दिया। ये चित्र कैसे कैसे बनते जा रहे हैं, एक एक बिंदु के अनुसार हम इस डायग्राम को क्या करते जा रहे हैं, फॉर्मुलेट करते जा रहे हैं, और इसके आधार पर आप कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। पहला बिंदु क्या बोला कि कार्टेशियन प्लेन पर चिन्ह परिपाटी को समझाया जाएगा, तो पहले हमने कार्टेशियन प्लेन बना दिया, ऐसा प्लेन जो एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर बनता हो। दूसरा बिंदु बोला गया कि दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु पर होगा, स्थित होगा। दर्पण की जगह जब लेंस आएगा तो यहां पर इस दर्पण शब्द को हटाकर हम कौन से शब्द को यहां विस्थापित कर देंगे, लेंस को। तो लेंस का ध्रुव नहीं होता, फिर उसका प्रकाशीय केंद्र होता है, मूल बिंदु पर स्थित होगा। अर्थात ये चिन्ह परिपाटी आप दर्पण के लिए पढ़ रहे हो, मगर ये अपवर्तन वाला जब चैप्टर पढ़ोगे, और अपवर्तन वाले चैप्टर में हम क्या चीज को पढ़ेंगे, पुनः लेंस को पढ़ेंगे, तो लेंस में सेम यही विधि फिर से पढ़ना होता है। इसलिए एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लो और अगले चैप्टर में फिर से इसको यूज करो। तो ऑब्जेक्ट को क्या बोलो, तीसरा बिंदु क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा। किसके लेफ्ट में? तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दर्पण या लेंस जो भी होगा उसके लेफ्ट में रखा जाएगा, दर्पण या लेंस के लेफ्ट में रखा जाएगा। ये तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु, कोई भी दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाएगी। देखिए कोई भी डिस्टेंस आपको मेजरमेंट करना है, तो वो डिस्टेंस कहां से हम मेजर करेंगे, तो उस डिस्टेंस को मेजर करने का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, ध्रुव, और ध्रुव से हम क्या करते जाएंगे, उसको मेजर करते हुए जाएंगे। जैसे समझना है तो कैसे समझेंगे हम इसको, जैसे कि ये वस्तु हमने यहां रखा है और ये दर्पण है, और हमें एक चाहिए ये पता करना है कि वस्तु का दर्पण से दूरी कितनी है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं नापने का। पहला तरीका क्या है कि दर्पण से शुरुआत किया और ध्रुव तक नापते हुए गए, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, ध्रुव से शुरुआत की और दर्पण तक हम नापते हुए आ रहे हैं। तो दोनों में दूरी तो उतनी ही आएगी। यदि ये मान लो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, इसका मतलब इस बिंदु से यहां तक जाते हैं तो भी 25 सेंटीमीटर है, और इस बिंदु से यहां आते हैं तो भी वो 25 सेंटीमीटर ही रहेगा। मगर अंतर किस चीज का है, अंतर है डायरेक्शन का, कि हम किस डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर किए। तो नियम क्या कहता है कि कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है तो उसके लिए शुरुआत कहां होना चाहिए, ध्रुव होना चाहिए, उसके बाद आप वहां से उसको मेजर करते आओ। चाहे आप उसको लेफ्ट साइड में मेजर करते आओ, चाहे आप उसे राइट साइड में मेजर करते आओ। तो कोई भी दूरी जो है वो हमेशा कहां से मापी जाएगी, उसका मापन कहां से किया जाएगा, मेजरमेंट। उसका मेजरमेंट ऑलवेज एंड ऑलवेज कहां से होगा, ध्रुव से होगा। तो इसमें ये जो पॉइंट है, पहला वाला तरीका गलत है और दूसरा वाला तरीका क्या है, सही है। क्योंकि पहले वाले तरीके में हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं, वस्तु से, और नापते कहां तक जा रहे हैं, ध्रुव तक। तो ये तरीका गलत होता है। हमें जब कभी भी दूरी नापनी होती है तो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, एंड दैट रेफरेंस पॉइंट विल ऑलवेज बी एट ओरिजिन। अर्थात ये है कि वो जो रेफरेंस पॉइंट है, वो रेफरेंस पॉइंट सदैव कहां स्थित होगा, मूल बिंदु पर स्थित होगा। तो इसमें ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं पूर्ण रूप से, कि इस प्रकार से हम डायरेक्शन कभी भी मेजर नहीं करेंगे। अब ये देखिए, ये जो है कि डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे, हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर होगा, इस पॉइंट से मेजर होगा, और ये वस्तु तक आएगा। केवल वस्तु के लिए नहीं, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता केंद्र हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, जो भी बातें हैं सब के लिए हम सेम मेथड को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, कि कोई भी दूरी हमेशा ध्रुव से ही मापी जाएगी। अब अगला बिंदु है पांचवा बिंदु, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सॉरी, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी हमेशा निगेटिव होगा।
एवं आपतित किरण के समान दिशा में मापी गई दूरी हमेशा कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। अब ये दोनों बिंदु को आप कैसे समझेंगे, किस प्रकार से हम इसको लर्न करेंगे? तो देखिए, आपतित प्रकाश की दिशा कैसे होगी, ये वस्तु है, तो वस्तु से जो इंसिडेंट लाइट आ रहा है वो इंसिडेंट लाइट बिल्कुल इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ये आपतित किरण की दिशा हो गई। वस्तु से जो प्रकाश किरण निकल रही है बिल्कुल इस तरीके से दर्पण की ओर जा रही है। अब देखिए, हमारे पास इस चित्र में मान लीजिए ये बिंदु फोकस है और ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए, हमें जो भी डिस्टेंस मेजर करना है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकल दूरी कहलाती है, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी वस्तु की दूरी कहलाती है। तो अब जो भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं, चाहे ध्रुव से हम फोकस तक आ रहे हैं, चाहे ध्रुव से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आ रहे हैं, चाहे ध्रुव से वस्तु तक आ रहे हैं, तीनों के डिस्टेंस को मेजर करने का डायरेक्शन क्या है? तीनों का डिस्टेंस हम इस डायरेक्शन से मेजर करते जा रहे हैं और आपतित किरण इस डायरेक्शन से आ रही है। तो अब देखिए आप कि ये आपतित किरण की दिशा और ये दूरी नापने की दिशा, तो दोनों एक दूसरे के कैसे डायरेक्शन में जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होगा उस स्थिति में जो भी दूरी नापी जाएगी वो हमेशा ऋणात्मक साइन के साथ होगा, अर्थात माइनस साइन वहां पर क्या रहेगा? अप्लाई होगा। तो अब इनको देखिए, जैसे वस्तु की दूरी को हम u लिखते हैं तो इसमें क्या रहेगा? माइनस। फोकस डिस्टेंस को हम स्मॉल f लिखते हैं, यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा? माइनस। सेंटर तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर r लिखते हैं, यहाँ साइन कौन सा लगेगा? माइनस। ये इस प्रकार से। तो देखिए, क्यों इन तीनों में माइनस साइन लगाया गया? उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपतित प्रकाश की किरण की दिशा और ध्रुव से नापी गई दूरी की दिशा, जब ये दोनों विपरीत होंगे तो साइन माइनस का लगेगा और जब ये समान होंगे तो वहां पर साइन कौन सा लगेगा? धनात्मक लगेगा। अब देखिए, यहां प्रतिबिंब निर्माण की दो स्थिति हो सकती है। वस्तु को हमने यहां रखा, यदि आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब बिल्कुल इस तरीके से बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो इधर बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। दो स्थिति है, कल ही हमने दर्पण में पढ़ा था। तो जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तब इसकी दूरी यदि आपको मेजर करनी है तो इसके डिस्टेंस को हम कौन से डायरेक्शन में मेजर करते हुए जाएंगे? बिल्कुल इस तरीके से। ध्रुव को हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया और इस स्टार्टिंग पॉइंट से हम डिस्टेंस को मेजर करते हुए इस बिंदु तक पहुंचे। तो ध्रुव से अर्थात पोल से आपने इमेज तक के डिस्टेंस को मेजर किया। अब देखिए दोनों डायरेक्शन, ये इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन है और ये हम लोगों का डिस्टेंस मेजर करने का डायरेक्शन है। दोनों डायरेक्शन का एरो यदि सेम डायरेक्शन में शो कर रहा है तो उस स्थिति में ये जो दूरी होगी, इस दूरी को हम कैसे लेंगे? ये डिस्टेंस ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव होगी। इट मींस जब आप v का डिस्टेंस लेंगे, v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है या इमेज डिस्टेंस होता है, तो ये इमेज डिस्टेंस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। इस प्रकार से देखते जाइए आप। इस डायग्राम में हम एक एक करके चीजों को ऐड करते जा रहे हैं। तो मूल रूप से जो साइन कन्वेंशन आता है, ये साइन कन्वेंशन किन चीजों के ऊपर आधारित है, किन चीजों के लिए बनाया गया? तो ये साइन कन्वेंशन F का क्या साइन होगा, R का क्या साइन होगा, U का क्या साइन होगा, V का क्या साइन होगा। तो ये चार वेरिएबल के बारे में तो आप जान गए। F अर्थात फोकस दूरी है, R का तात्पर्य वक्रता त्रिज्या है, U का मतलब वस्तु की दूरी और V का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। इनके अलावा दो और बातें होती है, एक होता है H1 और एक होता है H2। H1 मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई, ये वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई H1 है और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो H2 है। तो H1 और H2 जो है वो कैसे होंगे? ये साइन हुआ आपका H1, ये साइन है आपका H2। वास्तविक बन रहा है तो ये H2 होगा, आभासी बन रहा है तो ये H2 होगा। अब देखिए अगला नियम क्या है? छठवें बिंदु तक के नियम में हमने F, R, U और V के बारे में बात किया। सातवां नियम जो है वो क्या कहता है? सातवां नियम, वस्तु
सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखी जाएगी। देखिए ऑब्जेक्ट को हमने हमेशा, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर इस तरीके से रखा है। तो आठवां नियम क्या कहता है? आठवां नियम यह कहता है, आठवें नियम को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। वस्तु की दिशा में मापी गई ऊंचाई धनात्मक होती है और वस्तु की तुलना में इन्वर्टेड डायरेक्शन में मापी गई ऊंचाई ऋणात्मक होती है। क्या बोला मैंने? वस्तु है जिस डायरेक्शन में, इसी की दिशा में नापी गई ऊंचाई धनात्मक होगी, अर्थात H2 क्या होगा? पॉजिटिव। वस्तु के विपरीत दिशा में, अर्थात उसके इन्वर्टेड में मापी गई जो ऊंचाई है वो हमेशा कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे। इस प्रकार से यह जितना कंटेंट जो बन रहा है, ये पूरा का पूरा कंटेंट आपके किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये कंटेंट बताता है आपके चिन्ह परिपाटी को, साइन कन्वेंशन को रिप्रेजेंट करता है। साइन कन्वेंशन के पश्चात, साइन कन्वेंशन में हमें इतनी बातों को ध्यान देना है, बस दो बातों को याद रखना है। एक है ये जो रूल रहता है पांचवा और छठवां, ये दोनों आपके हॉरिजॉन्टल रूल कहलाते हैं। ये दोनों के दोनों आपके हॉरिजॉन्टल रूल हैं, और ये जो सातवां और आठवां है, ठीक है, ये दोनों हमारे वर्टिकल रूल कहलाते हैं। वर्टिकल रूल। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूल का तात्पर्य अलग अलग है। हॉरिजॉन्टल रूल क्या करता है? F, R, U और V के बीच में साइन कन्वेंशन बताता है। वर्टिकल रूल H1 और H2 के बारे में साइन कन्वेंशन को बताता है। साइन कन्वेंशन में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों को पढ़ा जाता है हमें, कि कब किस चिन्ह को हमें ऋणात्मक लेना है और कब किस चिन्ह को हमें धनात्मक लेना है करके। तो इस प्रकार से ये साइन कन्वेंशन के बारे में बातें थी। अगला जो पॉइंट है वो क्या आता है कि कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ सूत्र हैं, जिन सूत्र को हमें क्या करना है? ध्यान में रखना है, और उन सूत्र के आधार पर हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल आया हुआ है एग्जाम पर, दोनों तीनों पेपर पे आया हुआ है, मतलब फॉरेस्ट के एग्जाम पर भी आया है, प्रयोगशाला सहायक हुआ था सेम सिलेबस पर, उस पर भी पूछा गया है, और प्रश्न के स्तर काफी अच्छे हैं। तो हालांकि मैं एक वीडियो पूरा का पूरा प्रत्येक चैप्टर का बनाऊंगा, जैसे कि अभी आपने इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट किया है टॉपिक, इससे पहले आपने मैग्नेटिज्म कंप्लीट किया है, अब यह रिफ्लेक्शन कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसे प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में उस चैप्टर पर पिछले 3-4 एग्जाम पर, अर्थात फॉरेस्ट 2016, 2017, प्रयोगशाला सहायक, इनमें जो जो प्रश्न आए हुए हैं, अच्छा व्यापम में भी जो आया हुआ है, तो उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए हैं और आप उन क्वेश्चन को डील कैसे करोगे, जो भी हमने वीडियो अभी तक देखा उनके आधार पर। क्योंकि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारा मूल उद्देश्य सिर्फ यह होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं उसको प्रश्न में हम कैसे अप्लाई करते हैं। जब यह तरीका ही हमें ज्ञात हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी प्रश्न जो है वो कठिन होगा, कठिन पड़ेगा हमें। तो उन सभी एग्जाम्स के चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस आए उनका सॉल्यूशन प्रत्येक जो आपके लेक्चर का लिस्ट है उसके बिल्कुल लास्ट में ऐड हो जाएगा, कुछ दिन में आप उसे देख सकते हैं। अब यह महत्वपूर्ण बिंदु आता है किस चीज को लेकर, कि सूत्र को लेकर। इन सूत्र को किस नाम से जाना जाता है? दर्पण का सूत्र कहा जाता है। तो जो दर्पण के सूत्र हैं, दर्पण के सूत्र पर, दर्पण के सूत्र को हम यहां समझते हुए चलते हैं, और इसके अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 2-3 प्रकार के प्रश्न को हमें डिस्कस करना है कि जो भी प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों को हम कैसे समझें और किस प्रकार से हम उसका सॉल्यूशन लेंगे। सी दर्पण फॉर्मूला, दर्पण का सूत्र, इसको बोला जाता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला का तात्पर्य है, मिरर फॉर्मूला है क्या चीज? ये वास्तव में तो देखा जाए तो रिलेशन बिटवीन U, V एंड F,
यू वी और एफ के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसी रिलेशनशिप को किस नाम से जाना जाता है? मिरर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। तो इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये जो फॉर्मूला बनता है इसी फॉर्मूले को ही हम मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। दिस इज फर्स्ट वन, ये पहली बात है। अर्थात u, v और f वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इनके मध्य जो संबंध होता है इसी संबंध को हम मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा जो रिलेशनशिप है फोकल डिस्टेंस और वक्रता त्रिज्या, तो f जो होता है वो हमेशा r/2 के बराबर होता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये जो फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का 50% होता है। मतलब मान लेते हैं कि यदि त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो f इज इक्वल टू कितना हुआ? r/2। तीसरा जो महत्वपूर्ण आता है रेखीय आवर्धन। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तीसरा जो चीज है रेखीय आवर्धन। आवर्धन का तात्पर्य होता है इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोला जाता है। रेखीय मतलब लीनियर। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, इस वर्ड का महत्व यह है, जो लीनियर मैग्निफिकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो लीनियर मैग्निफिकेशन वर्ड का महत्व क्या है? इसका महत्व सिर्फ यह है कि वस्तु की तुलना में जो प्रतिबिंब निर्मित हो रहा है उसका आकार कितना बड़ा है। जैसे देखिए, मान लेते हैं वस्तु को हमने 2 सेंटीमीटर का लिया और प्रतिबिंब हमारे पास 6 सेंटीमीटर का बन गया। मतलब वस्तु की तुलना में कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ? 3 टाइम्स। 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का साइज और 6 सेंटीमीटर इमेज का साइज। तो 2 सेंटीमीटर में जब हम इंटू 3 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर मिलेगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट के साइज का 3 टाइम्स क्या मिल रहा है? इमेज साइज। तो जो 3 टाइम्स है, जो न्यूमेरिकल नंबर 3 मिल रहा है, जो कि उतना टाइम्स इंक्रीज हुआ, वही 3 क्या कहलाएगा? हम लोगों का रेखीय आवर्धन कहलाएगा। तो रेखीय आवर्धन का सामान्य सा सूत्र क्या होता है? उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर m से। तो स्मॉल लेटर m रेखीय आवर्धन, ये किसके बराबर होगा आपके पास में? इमेज का हाइट या इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, h2/h1। और यही किसके बराबर होता है? -v/u के इक्वल होता है। h2 किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? h2 मतलब हुआ इमेज का साइज, h1 मतलब होता है ऑब्जेक्ट का साइज। सो h2/h1 ये मैग्निफिकेशन को बताया, और ये जो मैग्निफिकेशन है यही किसके बराबर होता है? -v/u। v मतलब क्या है? देखिए, या तो इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज कर लो, या इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कर लो। अच्छा देखिए, इसमें ये चीज को आप नहीं देखे, ये v को तो पॉजिटिव लिए। मान लो यदि यही v आपके इस डायरेक्शन पर हम लेते हैं तो उस स्थिति में ये v क्या होगा? आपका पॉजिटिव रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है? ये 3 हमारे फॉर्मूले हैं। अभी मैंने आपको m की स्थिति रियल के लिए, वर्चुअल के लिए क्या होगा ये हम अभी नहीं देखे हैं, बट यदि देखना चाहें तो हम ऐसा ले सकते हैं कि m का मान जब आप रियल के लिए लेंगे और जब वर्चुअल के लिए लेंगे, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति की बात कर रहा हूं, प्रतिबिंब जब रियल बनेगा तो रियल के लिए h2 का साइन क्या होता है? माइनस होता है। तो रियल के लिए क्या होगा? ये -h2/h1 होगा, अर्थात ये साइन कौन सा मिल रहा है आपको? ऋणात्मक। वर्चुअल में क्या होता है? v ऊपर की ओर होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो गया? h2/h1, मगर ये क्या रहेगा? धनात्मक। तो उस स्थिति में मैग्निफिकेशन कैसा होगा आपका? पॉजिटिव होगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो रहता है वो रियल होगा तो निगेटिव रहेगा, और वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं संभवतः। तो ये फॉर्मूला हुआ, साइन कन्वेंशन हुआ। इस टॉपिक में हम इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की बात करेंगे। न्यूमेरिकल्स जो हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।